नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस अब एक अलग ही मोड़ पर चला गया है। अब ये केस ड्रग्स केस नहीं रह गया है, बल्कि एनसीबी वर्सेस एनसीपी हो गया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ लगातार नवाब मलिक सनसनीखेज खुलासे करते रहे हैं और आज भी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ऐसा ही कुछ खुलासा किया, जिसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद बताया गया। अब इस पर क्या कहना है समीर वानखेड़े के पिता का, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रूज ड्रग्स मामले में नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर सवाल उठाते आए हैं। अब ये मामला बेहद ही पेचीदा हो गया है। नवाब मलिक ने सोमवार सुबह समीर वानखेड़े का एक पहचान पत्र शेयर किया, जिसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद बताया जा रहा है। नवाब मलिक के ट्वीट में आप साफ देख सकते हैं कि इसमें समीर वानखेड़े का पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है और रिलीजन में मुस्लिम लिखा हुआ है। इस फोटो को शेयर करते हुए मलिक ने लिखा है, तो यहीं से शुरू हुआ सारा फर्जीवाड़ा। इसी पर अब समीर वानखेड़े के पिता ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका दाऊद से कोई संबंध ही नहीं है। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। पैदाइश होने से पहले, स्कूल जाने से पहले सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, एनसीसी का, ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो। अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। तो सुना आपने, समीर वानखेड़े के पिता अपना नाम ज्ञानदेव बता रहे हैं। अब वानखेड़े के पिता का असली नाम क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नवाब मलिक का आरोप है कि मुस्लिम से दलित में कन्वर्ट होकर फर्जीवाड़े से वानखेड़े ने ये सरकारी नौकरी पाई है। इन सब के बाद तो ऐसा ही लगता है कि वानखेड़े की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। प्रभाकर सैल, जो कि केपी गोस्वामी एनसीबी के गवाह के बॉडीगार्ड बताए जाते हैं, उन्होंने समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाया है। आर्यन खान के केस को बंद करने के लिए 25 करोड़ की मांग की थी समीर वानखेड़े ने, जिसके बारे में उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया, जिसके बाद सैल को ये लगा कि उनके जान को खतरा हो सकता है। आज वो मुंबई के सीपी ऑफिस पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी और ये मांग पूरी भी की गई। एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े से अपनी जान को खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। मुंबई पुलिस ने सैल की मांग को स्वीकारते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि सहार पुलिस स्टेशन में उनका बयान दर्ज किया गया है। इसके अलावा उन्होंने हलफनामा और अन्य सबूत मुंबई पुलिस के सुपुर्द किए हैं। सैल ने बताया कि पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं प्रभाकर के इस खुलासे के बाद उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक उनके ऊपर हो रहे आरोपों के मद्देनजर अब उनके खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी का आदेश जारी किया गया है। विभागीय जांच का ये आदेश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी ने जारी किया है। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम जांच करेगी। समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब दो तरफा बढ़ने वाली है। एक तरफ जहां खुद एनसीबी की तरफ से उनके खिलाफ जांच की जाएगी, वहीं अब प्रभाकर सैल के हलफनामा के बाद मुंबई पुलिस भी उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन के आरोपों के तहत जांच शुरू कर सकती है। प्रभाकर सैल सोमवार की सुबह मुंबई के कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। युवाओं में ड्रग्स का चलन जो है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को नशे से बाहर निकालने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। आज राज्यपाल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी रत्नागिरी के दौरे पर थे। वो गोगटे जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी में विशिष्ट जातिवाद पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। राज्य सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मन से अपने भाईगिरी के लिए जानी जाती है, मन से अपने दादागिरी के लिए जानी जाती है। आज एक बार फिर से मनसे का वही अंदाज दिखा है। इससे पहले मनसे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मनसे की जो महिला कार्यकर्ता होती है वो वॉचमैन को सरेआम पीट देती है और अब वॉचमैन के सुपरवाइजर को पीटा जा रहा है। कौन मनसे वाले
बोललो मी ऐका पहिली बात ऐका पहिली बात मनसे का एक बार फिर मारपीट का वीडियो सामने आया है। एक बार फिर से मनसे की भाईगिरी सामने आई है। इस बार सुरक्षा कर्मी नहीं और ना ही कोई वॉचमैन बल्कि एक सुपरवाइजर को पीटा गया है। बोलो सर खाली बोलो सर 23 अक्टूबर को विभाग अध्यक्ष श्री विजय गर्जे के अनुसार सुराना सोटिया अस्पताल में कामगारों को काम पर से निकाले जाने और पीएफ के विषय के बारे में मनसे के विरुद्ध में गलतफहमी फैलाया जा रहा था। तब मनसे अस्पताल में पहुंची और उस दौरान वॉचमैन के सुपरवाइजर ने मनसे के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की। फिर क्या था भाई, जाहिर सी बात है, मनसे से पंगा लोगे तो झेलना तो पड़ेगा ही। सेठिया दवाखाने में कामगारों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में पूछताछ करने के बाद जब मनसे को सही जवाब नहीं मिला तो मनसे की ओर से सुपरवाइजर को पीट दिया गया। ये पहली दफा नहीं था, इससे पहले भी मनसे अपने इसी रवैये के लिए बदनाम है। दत्ता प्रसाद, किरण जाधव के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई में आग लगने की घटना बढ़ती जा रही है। अभी से कुछ देर पहले पनवेल में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। 60 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई थी। तो अब फायर ब्रिगेड के बेड़े में फायर ब्रिगेड बाइक को भी शामिल किया जा रहा है। मुंबई की गगनचुंबी इमारत और झोपड़पट्टियों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं शहर के झोपड़पट्टी इलाकों में संकरी गलियों के कारण दमकल विभाग की गाड़ियों को आग लगने के बाद घटनास्थल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण राहत एवं बचाव कार्य में कई बार देरी हो जाती है। ऐसी वजह से अब बीएमसी ने शहर के सभी 24 वार्डों में हाईटेक फायर बाइक तैनात करने का फैसला लिया है। फायर बाइक को जल्द दमकल विभाग में शामिल किया जाएगा। फायर बाइक को दमकल विभाग में शामिल करने की जानकारी मुंबई डिप्टी चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर राजेंद्र चौधरी ने दी है। फायर बाइक के कारण आग पर जल्द और तेजी से काबू पाने में काफी मदद मिलेगी। फायर बाइक पर पीछे के साइड पानी की 2 टंकी होगी। बीएमसी हर एक फायर बाइक पर करीब 13 लाख रुपए खर्च करेगी। फायर बाइक में 40 लीटर पानी, पोर्टेबल फायर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, 30 मीटर पाइप, फायर पंप व फायर एग्जीक्यूटर जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगी। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर बीएमसी को आदेश दिया था कि बेधड़क अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाए, तोड़क कार्रवाई की जाए, क्योंकि मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। उसके बाद से ही बीएमसी लगातार एक्शन में है। आज मुंबई के कांदिवली में भी बीएमसी का बुलडोजर सड़क पर उतरा। आज जब बुलडोजर सड़क पर उतरा तो देखिए किस तरीके से हाहाकार मच गया। राज्य के मुखिया यानी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का फरमान निकला कि उन्हें स्वच्छ और सुंदर मुंबई चाहिए। फिर क्या था, उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद मुंबई महानगर पालिका काम पे लग गई। कांदिवली के आर दक्षिण मुंबई महानगर पालिका के ओर बिल्डिंग, फैक्ट्री और शॉप एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट की एकीकृत तोड़क कार्यवाही की, जहां पर कांदिवली स्टेशन, लोखंडवाला सर्कल और क्रांति नगर इलाके में सभी अनधिकृत सभी जगहों को तोड़ा गया। अधिकारी क्रांति नगर के एक बुद्ध के स्तंभ को जब तोड़ने गए तब स्थानिक लोग और बीएमसी अधिकारियों के बीच तू-तू मैं हो गई। फिर पुलिस की मदद से इसे रोका गया। बहरहाल ये एक धार्मिक स्तंभ है और पिछले 25 सालों से ये स्तंभ बना हुआ है। स्थानिक लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया, साथ ही ये भी कहा कि किसी भी कीमत पर ये स्तंभ नहीं हटेगा। चबूतरे के वजह से किसी भी स्थानिक लोगों को या ट्रैफिक को या किसी को दिक्कत नहीं है। बाकी भी समस्या है क्या खाली सिर्फ यही हमारा चबूतरा तोड़ने से समस्या हल होने वाली है? ये धार्मिक जो है
तो ये तोड़ना नहीं चाहिए गवर्नमेंट ने, और इसका परमिशन उनके पास नहीं है। परमिशन कौन सा है? जो टॉल है, अंधकुरुत लगा है जिसका, तो वो तोड़ना चाहिए, एकदम नहीं। ये झेंडा जो लगाया है वो उतर नहीं पाएंगे वो नगर पालिका। त्यांच्याकडे आम्ही ऑर्डर मागितली, पण त्यांनी काय आम्हाला दाखवलेली नाही। त्यांनी आम्हाला ऑर्डर दाखवावी, नंतर आम्ही पुढची कारवाई करू शकतो। हे आमचं आस्थास्थान आहे आणि हे तोडू शकत नाहीत आणि आम्ही हे तोडायला देणार नाही। ये एक धार्मिक मामला होने के कारण बीएमसी अधिकारियों ने स्थानिक विरोध करने वाले लोगों को 1 दिन का वक्त दिया है और कल सभी दस्तावेज दिखाने का फरमान दिया है, लेकिन लोग काफी गुस्साए लग रहे हैं। आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री ठाकरे का आदेश आया है तब से बीएमसी एक्शन में है। कुछ दिन पहले भी मलाड और गोरेगांव में कार्रवाई की गई थी। इसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि बीएमसी पूरे जोश के साथ अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। दत्ता प्रसाद और किरण जाधव के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। अब बोरीवली से पनवेल की राह मुश्किल नहीं होगी बल्कि बेहद आसान होगी। विस्तार का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाले एक पुराने रेलवे रूट को जल्द विस्तार दिया जाएगा। पश्चिम रेलवे पर फिलहाल सीएसएमटी से गोरेगांव या यूं कहे कि पनवेल से गोरेगांव के बीच ट्रेन चल रही है। अब इस प्रोजेक्ट को बोरीवली तक विस्तार करने पर विचार चल रहा है। नवी मुंबई को पश्चिम रेलवे से जोड़ने वाला ये एक महत्वपूर्ण रूट है। अब इसे बोरीवली तक विस्तारित करने का काम 1 साल के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। गोरेगांव तक हार्बर लाइन चल रही है। अब इसे बोरीवली तक विस्तारित करने के दौरान मलाड के आसपास करीब 3 किलोमीटर का कॉरिडोर एलिवेटेड बनाया जाएगा। कुछ स्थानों पर रेलवे की जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण एलिवेटेड रूट बनाया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि कॉरिडोर के लिए जमीन पर काम करने की शुरुआत साल 2022 तक होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए अलाइनमेंट सर्वे 2021 में ही पूरा हो जाएगा। अभी मुंबई के उपनगरीय रूट में सबसे ज्यादा भीड़ अंधेरी से दहिसर तक बढ़ रही है। ऐसे में बोरीवली से सीएसएमटी हो या पनवेल तक जाना हो, यदि हार्बर लाइन का विस्तार हो जाए तो दादर और वडाला जैसे स्टेशन पर बोझ कम हो जाएगा। लाखों यात्री दादर से मध्य रेलवे पर ट्रेन बदलकर सीएसएमटी पहुंचते हैं। इसी तरह पनवेल या नवी मुंबई की ओर जाने के लिए वडाला से ट्रेन बदलनी पड़ती है। लेकिन हार्बर लाइन का बोरीवली तक विस्तार होने के बाद काफी हद तक पश्चिम रेलवे वालों को राहत मिलेगी। बोरीवली से पनवेल की दूरी करीब 72 किलोमीटर की है। इसका मतलब है कि हार्बर लाइन के विस्तार के बाद एक ऐसा कॉरिडोर तैयार होगा जो चर्चगेट से विस्तार या फिर सीएसएमटी से कल्याण से भी ज्यादा लंबा होगा। पश्चिम रेलवे के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि साल 2022 में ही काम पूरा हो जाएगा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर अब जल्द ही स्लीपिंग पॉज होटल्स की सुविधा होगी। अब काफी लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि आखिर ये स्लीपिंग पॉज होटल क्या होते हैं और कौन से रेलवे स्टेशन पर ये सुविधा शुरू होने वाली है। तो देखिए इस सारे रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन पर ठहरने के लिए जल्द ही जापानी स्टाइल के होटल उपलब्ध होंगे। इन छोटे से कैप्सूल में एक यात्री पांव पसार कर सो सकता है। इन कमरों में एसी, टीवी भी होगी। यात्री अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकता है। कम जगह में अधिकतम सुविधा देने वाला यह पॉड्स जापान प्रचलित है। अब इसकी शुरुआत मुंबई में भी हो रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल पर इन पॉड्स होटल की शुरुआत नवंबर के पहले सप्ताह से करने जा रही है। IRCTC के अधिकारियों के मुताबिक मुंबई सेंट्रल टर्मिनस की पहली मंजिल के इस पॉड होटल में कुल 48 कमरे होंगे। इन कमरों की लंबाई 7 फीट, चौड़ाई और ऊंचाई 4 फीट होगी। लोगों को ये 12 घंटे से 24 घंटे के लिए उपलब्ध होंगे। पॉड कमरे 4 तरह के हैं, जिनमें 30 पॉड कमरे क्लासिक, 7 पॉड कमरे महिलाओं के लिए, 10 पॉड कमरे निजी और 1 पॉड दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। पॉड कमरे का किराया 12 घंटे के लिए 999 और 24 घंटे के लिए 1999 है। जापान, रशिया, US, UK, नीदरलैंड, सिंगापुर और मलेशिया के बड़े पैमाने पर पॉड्स होटल है। कम पैसे में रहने की सुविधा मुहैया कराने के लिए बनाए गए छोटे छोटे कमरों के होटल को पॉड होटल कहते हैं। इसके छोटे साइज के चलते इसे कैप्सूल होटल भी कहा जाता है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है मुंबई के कोरोना अपडेट का। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 276 मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं 351 मरीजों ने इस दौरान कोरोना से जंग जीती है।
7 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। 27,185 की टेस्टिंग की गई, जिसके चलते अगर देखा जाए तो टेस्टिंग की भी संख्या कम है, इसीलिए पॉजिटिविटी रेट की भी संख्या में आज गिरावट देखी गई है। 276 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो इस वक्त मुंबई में 4,144 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट काफी समय से 97% पर ही अटका हुआ है। सील बिल्डिंग में आज एक बार फिर से इजाफा देखा गया है। कल जो सील बिल्डिंग 40 से नीचे आ गया था, वो एक बार फिर से 40 के आंकड़े को पार कर 43 पर पहुंच गया है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन इस वक्त मुंबई में एक भी मौजूद नहीं है। वहीं इस वक्त मुंबई में 1,314 दिनों में कोरोना के केसेस डबल हो रहे हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। इस पूरे कोरोना काल में मुंबईकर कहीं ना कहीं वसूली को लेकर काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। वसूली कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का, वसूली मास्क ना पहनने का। तो आइए एक आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर इन 1.5 सालों में मुंबईकरों से कितना पैसा वसूला गया है फाइन के रूप में। एक रिपोर्ट के अनुसार बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी ने पिछले साल महामारी फैलने के बाद से कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों से अब तक कुल 77.33 करोड़ रुपयों का जुर्माना वसूल लिया है। मार्च 2020 से मास्क नहीं पहनने वालों से कुल 77,37,41,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। एक अधिकारी ने बयान में बताया कि बीएमसी ने पिछले 1.5 वर्षों में सभी 227 वार्डों से 64.16 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। इसी अवधि के दौरान मुंबई पुलिस ने 12.70 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। हालांकि मुंबई डिवीजन के रेलवे ने अब तक 50.35 लाख रुपए एकत्र किए हैं। इसी बीच रविवार 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र में कोविड-19 संख्या 75 सप्ताह के निचले स्तर पर थी, जिसमें 20 से कम ही मृत्यु थी, जिसमें 34 सप्ताह से सबसे कम कहा जाता है। इसके अलावा राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,40,016 पहुंच गई है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।